सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आप समस्त मेरे छोटे भाई बहन जो सामने विराजमान है, आप सबका अभिनंदन करता हूँ मैं कि आप पधारे। सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के आना भी। आवाज़ आ रही होगी मेरी? आवाज़ आ रही? मुझे लगा यार आप ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे थे तो मैं और ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा मैं। फिर मेरी आदत भी नहीं इतनी ज़ोर से बोलने की, थोड़ा धीमे बोलने की आदत है, क्योंकि वहाँ सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक संगा कुंभा करना पड़ता है। तो आप यदि ज़ोर ज़ोर से बोल तो शाम तक जाते जाते बैटरी डाउन हो जाती है बाद में। प्रभाकर सिंह और नवरत्न सिंह मेरे छोटे भाई के क्लासमेट थे, तो छोटे भाई जैसे ही रहे। मैं पिछले काफ़ी सालों से जयपुर जाके शिफ्ट हो गया, तो इधर बीकानेर से इतना वो टच में रहा नहीं। मेरा घर यहीं है, थोड़ा सा आगे चलते मेरा घर है, मैं बीकानेर का ही हूँ। यहीं RSU से 11th-12th हुई थी, डूंगर कॉलेज से ग्रेजुएशन हुई थी मेरी। पर बाद में उधर जयपुर चला गया, इधर से थोड़ा लिंक कम रहा। परसों मैं यूं ही गली में आगे खूब सारे जानकार लोग रहते हैं, तो मैं इस गली में निकला, नवरत्न सिंह मिल गए। तो भाई साहब यहाँ पर अपने कोचिंग खोल रखी है और आप आना, बच्चों को मोटिवेशन देना। तो मेरे तो एक तो ये नहीं समझ में आया कि मैं लो वाले बच्चों को क्या मोटिवेशन दूंगा, कि मेरा और लो का सीधा सीधा इतना ही लेना देना है कि मैं खुद लो को मानता हूँ। इसके अलावा तो लो से क्या लेना देना है कि मैं लाल बत्ती को देख के रुक जाता हूँ, मुझे लगता है चालान कट जाएगा। बाकी लो से मेरा कोई दूर दूर से लेना देना नहीं रहा। फिर मैं सुबह सुबह जब आया तो पहले मुझे लगा कि ठीक है, कुछ क्लास में बच्चे होंगे, चलती क्लास होगी, अपने जाके 5-7 टप्पे मारेंगे और ठीक है, वाह अपना ही मनोरंजन हो, टावरों का मनोरंजन हो जाएगा। सुबह में आया तो और पता चला कि सर पधारे हुए हैं, आप पधारने वाले हैं। तो मुझे लगा यार अब तो और स्थिति अजीब सी हो जाएगी कि सब लोग के धुरंधर विद्वान, उनके सामने तो बोलना अपने लिए और अजीब सा हो जाएगा। और मैं वाकई अजीब सा ही फील कर रहा हूँ। तो पता नहीं मैं क्या बोल पाऊँगा क्या नहीं बोल पाऊँगा। आप और कह रहे थे अभी कि महारत हासिल और इसकी बात कर रहे थे, तो मुझे कई बार लगता है कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, सिंस 2012 से। आपने इन सालों में जाना होगा, मुझे लगता है कोरोना अच्छा भी होता है। जब तक कोरोना नहीं आया था, मैं सेम चीज़ें पिछले 7-8 सालों से क्लास में बैठ के पढ़ाता था। 7-8 हज़ार बच्चे मुझे डेली सुन लिया करते थे। वो बच्चे हमेशा कहते थे कि अरे सर आप हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हो, सर हमें याद करवा देते हो। मैं राज़ी था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बच्चे राज़ी है। बच्चे राज़ी थे कि सर जो पढ़ाते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। हमारा एक 2-वे कन्वर्सेशन चल रहा था, हम उसमें राज़ी थे। अचानक कोरोना आया, स्थितियाँ चेंज हुई, कहा कि ऑनलाइन आना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरुआत के पहले दिन जब हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाना है, तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा था कि पढ़ाएंगे कैसे, कैसे बोलेंगे, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ऐसा कुछ बोल जाएं कि लोग उस पर विवाद ना खड़ा कर दें। एक चलती क्लास में जब आप मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हो, 500 बच्चे बैठे हो, आपका और मेरा एक अलग प्रकार का कनेक्शन है। आपके सामने मैं जो बात करता हूँ आपको लगता है हमारे सर हैं, मुझे लगता है ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत कर सकता हूँ। चूँकि आप मेरी 2 महीने तक क्लास लेते हैं तो उसमें आपको मेरे अच्छे बुरे सारे पक्ष पता होते हैं। पर अचानक किसी 2 मिनट के वीडियो से काट कर यदि कोई बात चला दी गई और कहा क्या कहा राजवीर सर ने इस बारे में, तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ाएंगे। तो मेरे शुरुआती वीडियो आप उनके अंदर देखोगे तो मैं बड़ा डरा हुआ, मायूस, जैसे ऐसे लगता है ज़बरदस्ती थप्पड़ मार के किसी ने खड़ा किया हो और ये पढ़ा रहा होगा यहाँ पर। थोड़े दिनों बाद में जब ऑफलाइन क्लासें वापस शुरू हुई तो हमने वो ऑनलाइन सेटअप ऑफलाइन के अंदर ले गए हम, कि हमारी जो रेगुलर क्लास होगी वहीं से हम डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ा देंगे। तब मुझे पता चला कि इन इतिहास की चीज़ों को जिनको लोग कहते हैं कि बोरिंग है, लोग कितना पसंद करते हैं कि मेरी बातें पढ़ने वाले तो सुनते ही नहीं है। वे सुनते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे जब मुझे आके ये कहते हैं कि हमारी मम्मी आपकी वीडियो देखती है, मुझे लगता है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कि मम्मी का सीधा सीधा क्या लेना देना है। और मुझे कई बार तो कई बच्चे जब आके बताते तो मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इनकी कईयों की मम्मियाँ तो ये सोचती होगी कि ये चौथ की कहानियाँ भी सुनाता ही होगा बैठ के, कि चौथ के व्रत ये खुलवाता होगा कई लोगों को। मैं ऑनलाइन कैरियर ये ठीक है, कल को अपने पढ़ाने में ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो अपने ये कहेंगे कि मैं ऑनलाइन चौथ की कहानी सुनाता हूँ, किसी को चौथ के खोलना हो, व्रत खोलना हो तो मैं सुना दूंगा आपको। तो कोरोना ने ये भला तो किया कि इस फील्ड के अंदर सीधा सीधा यूँ मैं जब देखता हूँ कि कई बार किसी एक बात के इतने सारे डायमेंशन निकल के आते हैं, इतने सारे लोग उसके स्टेटस लगा देते हैं, इतने सारे लोग उस बात को वायरल कर देते हैं, तब लगता है कि नहीं, यदि कोई काम ईमानदारी से किया जाए तो उनके रिजल्ट मिलते हैं।
उनके लिए मेरे द्वारा कभी कोई किसी प्रकार के एक्स्ट्रा एफर्ट डाले ही नहीं गए थे। ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और कुछ ही नहीं करना होता, केवल ईमानदारी बरतनी होती है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ईमानदारी बरत लें, आप जो पढ़ते हैं उसके अंदर ईमानदारी बरत लें, रिजल्ट अपने आप आते हैं। रिजल्ट के लिए भी अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लॉ वालों से मेरा वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरे 12th करने के बाद में यहाँ RSU से 12th हुई, उसके बाद BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया डूंगर कॉलेज के अंदर। इन बिटवीन वसुंधरा गवर्नमेंट जाने वाली थी 2007-8 वाली, जो पहली गवर्नमेंट थी वसुंधरा जी की, तो उस गवर्नमेंट में एक स्कीम लेकर आए वो कि हम हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करेंगे। सब सरकारें सोचती है ऐसा, तो हम बच्चों को स्किल के अलग अलग कई प्रोग्राम चलाएंगे, उन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन देंगे। ऐसा एक प्रोग्राम उन्होंने चला एनिमेशन का, कि हम एनिमेशन सिखाएंगे। हम गांव से आए हुए लोग थे, सीधे सीधे इतना कुछ जानते भी नहीं थे। इधर उधर पूछा एनिमेशन क्या होता है, तो किसी ने कहा यार ये जो टॉम डिक हैरी टाइप के आते हैं ये वाला एनिमेशन होता है, और ये बनाना वहाँ पे सिखाएंगे, इसके लिए एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में हम पास हो गए तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। हालांकि वहाँ जाने के बाद पता चला कि स्थितियाँ ठीक उल्टी है, अपने और इस फील्ड का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी वो साल भर का कोर्स था वो किया, और मेरे जैसे कई अलग अलग प्रकार के लोग उस कोर्स के अंदर आ गए थे जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। वहाँ मेरे एक रूममेट थे नागौर से, एक शैलेंद्र जी थे, शैलेंद्र भैया थे, हमसे काफ़ी सीनियर थे। वो और करने के लिए आ गए। भैया ने लोअर LLM कर रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस फील्ड के अंदर उधर से लो वाला छोड़ कर इधर कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा यार लो करने के बाद में प्रैक्टिस शुरू की थी, फिर मुझे लगा यार प्रैक्टिस में इतना कुछ नहीं हो पा रहा है, जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर यार इतने सारे वकील बैठते हैं, और ये वाला थोड़ा ठीक लगा तो मैं इस वाले के अंदर आ गया। अब उसमें एक तो हमारे को कुछ आता भी नहीं था एनिमेशन में। 2008 में जैसे ही हमारा एनिमेशन खत्म हुआ उसके साथ रिसेशन आया, मंदी आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, भयंकर वाली मंदी आई। जो कंपनियों में पहले से लोग थे उनको भी फायर कर करके बाहर फेंका जा रहा था, तो हमारे नए प्लेसमेंट तो होने ही कहाँ से थे, तो प्लेसमेंट उसके अंदर हुए नहीं। हम वापस अपनी अपनी स्थितियों के अंदर लौट गए। मैंने मेरी ग्रेजुएशन शुरू की, वो जो भैया थे वापस अपने लो वाले करियर के अंदर चले गए। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है 2011 के आसपास। मैं सेकेंड ईयर होते ही यहाँ से वापस जयपुर चला गया कि मैं RSIS की तैयारी करूँगा। वो भैया 2011 में वापस हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यार मुझे भी RJS की तैयारी करनी है। भैया मेरे से 10 साल सीनियर थे। मेरी उम्र उन दिनों के अंदर यदि 21-22 रही होगी तो भैया की 32 की उम्र। उस उम्र के अंदर जाके जब आप शादीशुदा है, जब आपके बच्चे हैं और आप पिछले कुछ सालों से अपने करियर के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और वापस उस ट्रैक पर आना बहुत बड़ा जुझारू निर्णय था। हमें भी शुरू में लगा कि पर भैया पढ़ाई से तो आपका लेना देना नहीं रहा। ठीक है, आप अपने टाइम में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे, पर पिछले 7-8 साल से आप सीधे इस पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, और कंपटीशन भयंकर वाला है। और हमारे RSIS में तो फिर भी वैकेंसी कम से कम हज़ार लोगों की तो आती है, आपके लो वालों की वैकेंसी आती है 70 और 90। तो इस वैकेंसी के अंदर तो सर्वाइव करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनका अरे अब जो है वो करेंगे। उन भैया ने लगातार RJS के 3 इंटरव्यू दिए, तीनों बार बाहर। वो हर बार इंटरव्यू देते, हर बार बाहर हो जाते। साथ में जो भाभी जी थे वो भी साथ में इंटरव्यू दे रहे। भाभी जी ने 2 इंटरव्यू दिए, वो दोनों के अंदर बाहर। मुझे लगता है कोई भी आदमी ऐसे प्रयास के अंदर वापस लौटना पसंद करेगा। किसी भी आदमी को लगेगा कि नहीं यार छोड़ छाड़ देते हैं, अपने कुछ कमाते हैं, अपने पे घर की जिम्मेदारियां हैं, पर वो लगे रहे। हम जब भी मिलते अगली बार किसी और नए जज्बे के साथ में हमारे सामने आते, अरे गए इस बार थोड़े से उस हिंदू लॉ वाले में कम रह गए थे, इस बार इस फलाने लॉ वाले पेपर में कम रह गए थे, अगली बार अपने और अच्छा करेंगे, इसके अंदर लेके आ जाएंगे, इस बार इंटरव्यू में नहीं था, इस बार यार हिंदी थोड़ी कम पड़ी थी, इंग्लिश थोड़ी और अच्छी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा अपना। और हमें उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि यार वाकई कोई आदमी कितना जुझारू हो सकता है कि जब परिस्थितियां पूरी तरीके से आपके विपरीत हो तब भी आप ऐसा कर जाते हैं। फाइनली उन भाभी जी का RJS का लास्ट चांस, भैया के चांस खत्म हो गया RJS के पूरी तरीके से। APP का एक एग्ज़ाम दिया हुआ, वो उनका APP का एग्ज़ाम, उसके बाद उनकी भी शायद वो एज वगैरह जा रही थी उस साइड से भी, भाभी जी की उधर RJS से एज जा रही थी। उनके दोनों के एक साथ सिलेक्शन हुए, भैया वो APP बने, वो भाभी जी RJS बने। मैं जब उनकी जर्नी देखता हूँ तब मुझे लगता है कि आजकल सर जैसे ही पधारे तो सर ने एक अच्छी बात बोली। सर ने आते ही कहा कि यार आजकल बच्चों में कितना ज़्यादा डिप्रेशन है। तब मुझे कई बार लगता है कि या तो आप जो इस अब वाली जनरेशन है, मैं आपको मेरे से आगे वाली जनरेशन ही मानता हूँ, काफ़ी जूनियर लोग हों कई आप में से, कि आप लोगों को या तो डिप्रेशन का ढंग से पता नहीं कि डिप्रेशन कहाँ आता है, या आप उस डिप्रेशन को थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं अपने ऊपर। डिप्रेशन वो है कि जब आपके 7-8 साल लगातार सिलेक्शन नहीं हो, परिस्थितियां आपके पूरी तरीके से विपरीत हो, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके अंदर आपको घर परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, फिर भी आप हर बार पढ़ने के लिए नया जज्बा लेके आ जाते हैं। तब लगता है कि नहीं यार, डिप्रेशन से आदमी खुद ही उबर सकता है, इसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं होती है। भगवान बुद्ध मर रहे थे ना जब, तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो भगवान बुद्ध पे बहुत ज़्यादा वैसे यूँ हो गए थे, निर्भर हो गए थे।
तो उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध आप तो चले जाओगे, आपके बाद हमारा क्या होगा, हमें कौन ज्ञान का रास्ता दिखाएगा, आप तो छोटी छोटी बातों में आपसे पूछ लेते हैं कि सर इस क्वेश्चन में क्या होगा और उस क्वेश्चन में क्या होगा। तो भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छी लाइन बोल के गए थे। आनंद जो उनके प्रिय शिष्य थे, उन्होंने आनंद को कहा था कि अप दीपो भवय, अपना प्रकाश खुद बनो। मैं जब बीकानेर पढ़ा करता था तो ऑब्वियसली बात थी, ग्रामीण से परिवेश से आए हुए थे तो इंग्लिश नहीं आती थी, और उन दिनों में हमारे टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने अपने आप में थोड़े स्टेटस सिंबल भी थे कि यदि आपको इंग्लिश आती है तो अच्छा था, करियर के लिए यूँ भी था कि यार सबको आसपास में आती तो अपने को भी आनी चाहिए। हम किशोर सर के पास जाया करते थे, मेरे उनका बहुत प्रभाव है किशोर सर का, मुझे लगता है मेरे बोलने पे, मेरे सोचने पे, समझने पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है सर का। सर क्लास के अंदर एक बात कहते हैं हमेशा, सर कहते हैं कि सर ने इंग्लिश पढ़ाई, अब इंग्लिश आपको वैसे ही नहीं आती है, सर ने पढ़ाई तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो हम हाथों हाथ खड़े हो जाते कि सर ये समझ में नहीं आया, बताओ इस टेंस में क्या होगा, तो ये बैठ जा कल पूछना। शुरू में अजीब भी लगता कि फीस जमा करवाई थी कल ही, और आज हमने पूछा क्वेश्चन और आपने बताया नहीं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। सर चेहरा दे के वापस सर ही कहते कि कल तक आ जाएगा तेरे को समझ में, 2 दिन वेट कर ले, 2 दिन में नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। ज़्यादातर बार ऐसा हुआ कि सर ने वाकई कहा कि कल पूछना, और कल तक वो प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो गई थी। या तो सर की क्लास में उसका रिवीजन हो गया, हमें समझ में आ गई थी, या घर पे जाके माथा पच्ची की तो खुद ही आ गई थी। तो एक दिन सर ने क्लास में खुद कहा कि यार तुम्हें बुरा लगता होगा कि भाई ये ऐसे क्यों कर देते हैं कि कल पूछना, मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञान आपके हृदय में उपजे। सर मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलते, तो मारवाड़ी में कहा करते कि ज्ञान ही उपजना चाहिए, आपके हृदय से जो चीज़ें निकलेगी वो तो स्थायी रूप से याद रहेगी। मुझे अब भी लगता है, मैं इंग्लिश अब भी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक सी इंग्लिश है, पर मुझे इंग्लिश के वो फैक्ट, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आते हैं जो मैंने उन दिनों खुद कर ली थी। वे चीज़ें जो सीखी होगी वो उतनी कभी नहीं आ पाई। इसलिए पढ़ाई वाले फील्ड में सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको एक रास्ते पे ले जा सकता है, आपके सिलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। मैं हमेशा वहाँ जब पढ़ाते हैं तब मैं कहता हूँ कि कोचिंग का काम क्या है या टीचर का काम क्या है, कि टीचर का काम ये है कि वो आपसे 1 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की दौड़ है, या 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दौड़ है, तो वो आपको 80 तक ले जाके छोड़ देता है। वो अंगुली पकड़ के लेके जाता है कि चल पापा 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 चल लेते हैं अपने, और 80 तक मैं तेरे साथ चलूँगा, और 80 तक ले जाके वो कहता है कि अब दौड़, और कम से कम 20 तो खुद कर ले। वे बच्चे जो खुद 20 तक कर लेते हैं उनका सिलेक्शन होता है। कई बच्चे 80 पे जाके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं गोदी ले, उठा ले, तू उठा ले। अब उन बच्चों का क्या आवाज़ बंद हो गई? आवाज़ आ रही? बंद हो गई? आ रही तो कई बच्चों को वैसे लगता है कि यार 80 के बाद में हमें तो कोई गोदी ले जाके वहाँ पर छोड़ दे, तो उनके बाद में दिक्कत आने लग जाती है। तो आप भी जब पढ़ें तब चीज़ों को इस प्रकार से पढ़ लें कि एक लेवल पे जाने के बाद में आपको टीचर की या कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, उस आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो जो निर्भरता है वो जितनी घटती जाएगी उतना ही सबसे अच्छा रहता है। मैं जब पढ़ाता हूँ या मुझे मेरे आसपास वाले जब कहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह जब कहते हैं, तो एक अच्छी सी हमेशा मुझे यूँ कहते रहते हैं कि यार तू जब इतिहास पढ़ाता है ना तो उसको कहानी की तरह बता देता है तो हमारे जल्दी याद हो जाता है। मुझे लगता है आप किसी भी सब्जेक्ट को कहानी की तरह याद कर सकते हैं। ये तो चूँकि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर 15,000 के आसपास बच्चे हैं, इसलिए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे कई बार लगता है कि यदि मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा होता, यदि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा होता, यदि मैं फिलोसॉफी पढ़ा रहा होता, तो मैं इसी प्रकार से नरेट कर लेता जैसे बाकी सब्जेक्ट करता हूँ। मैं मैथ्स का बहुत अच्छा टीचर हूँ। जब मैं मैथ्स भी पढ़ाया करता था तब भी मैं चीज़ों को नरेट ही किया करता था कि एक से अगले स्टेप पर कैसे जाया जा सकता है। आप खुद भी अपना जो सब्जेक्ट पढ़े उनको अपने तरीके से नरेट करना सीखें। एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ पढ़ने वाली चीज़ के अंदर, कि स्टूडेंट क्या करता है कि आज एक सब्जेक्ट उठाया, उसको कुछ दिन तक पढ़ता है और फिर उसको लगता है कि नहीं यार बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर, उसको बीच में छोड़ता है, कोई नया काम शुरू करता है, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ता है, पिछले वाले को छोड़ देता है, थोड़े दिनों बाद उससे बोर होता है, कोई तीसरा सब्जेक्ट शुरू कर लेता है ना। जिंदगी में निरंतरता जितनी आवश्यक है उतना आवश्यक कुछ भी नहीं है। आप जो सब्जेक्ट शुरू करें उसको ढंग से पढ़ें, उसको अंतिम पायदान तक लेकर जाएं, तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी बाहर मिले थे, आए हुए होंगे, रामरख जी बैठे होंगे आप में से, वो पीछे बैठे हुए।
हम वहाँ RSIS की तैयारी करवाते हैं स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर। 2015 के आसपास की बात है, फर्स्ट ग्रेड का बैच आया हुआ था। तो फर्स्ट ग्रेड के कुछ बच्चे हमारे जिन्होंने B.Ed कर ली, RSIS में सिलेक्शन हुआ नहीं, कम वैकेंसी आती है, सब लोगों के सिलेक्शन कहाँ से होंगे। उनमें से कुछ बच्चे हमारे जो ओनर है दिलीप सर, उनके पास आए, उन्होंने कहा कि सर हमने किसी टाइम में जब सब्जेक्ट से RS हुआ करता था तो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके आपसे RS की कोचिंग की थी, हमने इंटरव्यू भी दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमने मेंस दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सर हमने चूंकि B.Ed कर रखी थी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, अच्छा मौका है, घर वाले भी करें, नौकरी तो लोगों कहीं ना कहीं, इसलिए क्यों ना हम सर ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लें। सर ने कहा ठीक है भाई, हम तो करवाते नहीं, आपको जो करनी है वो कीजिए। तो उन्होंने कहा सर हम आपके पास इसीलिए आए कि आप हमें RS की ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा दें। सर ने कहा हमारे पास इतने सारे बैच होते हैं, हम पढ़ाएंगे कैसे आपको, और मैं तो हिस्ट्री पढ़ानी बंद ही कर चुका हूँ आजकल, हिस्ट्री हमारे तो खुद भी यहाँ राजवीर पढ़ाता है। तो उन बच्चों ने कहा कि जो सर आपके यहाँ पढ़ाते हैं उनको कह दीजिए हमें पढ़ा लेंगे, हमें पढ़ना यहीं पर है। तो हमने वो 2 फर्स्ट ग्रेड के बैच बना लिए, कोई 600 650 के आसपास में स्टूडेंट थे। शुरुआत में कुछ दिन दिलीप सर ने पढ़ाया, फिर वो क्लास मेरे हैंड ओवर कर दी गई कि अब तू पढ़ा ले इन बच्चों को। मैं जा रहा था, ठीक चल रहा था, इतनी रामरख जी मेरे पास में आए और इन्होंने मेरे को ऑफिस में आकर कहा कि सर आप बीकानेर से हैं। तो मैंने कहा हाँ बीकानेर का हूँ मैं। तो सर मैं बीकानेर का ही हूँ, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। कि हाँ मैं बस वही पूछने आया था आपसे। क्या पूछने आए थे? तो उन्होंने कहा मेरी ग्रेजुएशन तो 2007 में हो गई थी, उसके बाद B.Ed की हुई जम्मू कश्मीर से। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा हाँ तो दिख रहा है मेरे को। और कहा उसके बाद मेरा किया हुआ प्रॉपर्टी का काम, मेरे प्लॉट बेचे हुए इधर उधर, तो हमारा पढ़ाई से और भी कोई लेना देना नहीं रहा था। ये अब प्रॉपर्टी मंदी चल रही है सर इन दिनों के अंदर, और ये वैकेंसी आई हुई थी। मेरे चूंकि MA B.Ed थी, घर वाले भी करे, मुझे खुद को भी लगता है कि पढ़ लेना चाहिए। हालांकि मैं पहले यूँ थोड़ा ठीक रहा था स्कूल टाइम के अंदर मेरे, पर बाद में इतना पढ़ाई में यूँ अच्छा कॉन्टेक्ट नहीं रहा। तो सर अब क्या करना चाहिए, आप तो घर की सी बात बता दीजिए। आप बीकानेर के तो मैं आपके पास में आ गया। हालांकि सामने बैठने किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर मेरे पास एग्जाम्पल यही है इनका। ये आ गई, ये गलती कर दी, मैं सोच के आया था कि एग्जाम्पल दूंगा, अब सोच के आया तो मुझे देना ही पड़ेगा, दूसरा सोचा हुआ नहीं है ना। तो मुझे पता नहीं था यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि आप नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो स्वाभाविक हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर केवल नोट्स से सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैंने इनको वापस कहा कि नोट्स केवल नोट्स नहीं होते हैं। जो कोई टीचर क्लास में आके पढ़ाता है ना, वो 10 किताबें पढ़ के आता है तब नोट्स लिखवाए जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट कभी समझे कि कोई भी बोर्ड पे आके यूँ खड़ा हो जाएगा, एक किताब पढ़ के, तो मैं कहता हूँ जो सामने बच्चे बैठे थे नंगा कर दे टीचर को। क्योंकि बच्चों को किताब पढ़ी नहीं होती क्या, मार्केट में मिलती नहीं क्या किताब, वो खुद भी तो पढ़ के आता है किताब। वो 4 क्वेश्चन दूसरी किताब से पूछ लेगा, आप कहाँ से जवाब दोगे? फिर भी यदि टीचर जवाब दे रहा है, इसका मतलब जितना तुम पढ़ गए उससे अधिक उसका पढ़ा हुआ है, तब वो वहाँ पर खड़ा हुआ, वरना खड़ा नहीं हो जाए, टांगे दूझती है। तो मैंने कहा नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप तो केवल ये याद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं पक्की आपकी बात मान रहा हूँ, नोट्स याद करूँगा। एक क्लास में अच्छे थे, सारे नोट्स वगैरह याद कर लिया करते। वो एग्जाम शायद फरवरी के आसपास होने वाला था, वो एग्जाम एक्सटेंड हो गया, तो हमने फरवरी तक कोर्स कंप्लीट करवा दिया। एग्जाम एक्सटेंड हो गया, जून के आसपास चला गया। तो इन्होंने वापस कहा कि सर मैं बीकानेर चला जाऊँ, अब यहाँ बैठे बैठे कमरे का किराया तो क्यों लगाया जाए, ओबीसी बात, आप घर चले जाए। यहाँ इन 3-4 लोगों का कोई सर्किल था तो आपस के अंदर पढ़ते। हिस्ट्री चूंकि बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, पानीपत का युद्ध 61 में हुआ, 62 में हुआ, 22 तारीख हुआ, 23 तारीख हुआ, इस बात पे भी कंट्रोवर्सी रहती है। तो ये मेरे को अक्सर कभी 7-8 दिन में कभी फ़ोन कर लेते और पूछते कि सर वो एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये तारीख 2250 है, 2350 है। मैंने 2250, सर एक वो मेरा साथ वाला कह रहा था कि 2350, और एक फलानी किताब में भी 2350 बता रहा था। मैं हो सकता है हो, पर अपने तो ये याद कर लो। मैं जब 5-7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने चेंज नहीं की, तो आपको क्यों चेंज करनी है? मेरी दुकानदारी चल रही, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा इससे। है तो है, अब रहने दो, अपने जितना है उतना याद किया जाए, बार बार नई चीज़ें याद करने से होता नहीं। तो इन्हें वापस मेरे को आ गया, हाँ सर मैं तो आप वाली बातें मानता ही और मत कर लेता हूँ। पर फिर भी सर वो ऐसा कर रहे थे, आपने तो अपनी बातों पर अडिग रहना है। उस बैच के अंदर ये टॉप 100 के अंदर से, शायद टॉप 50 के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था। जिस बंदे का पढ़ाई से कोई लेना देना ना रहा हो, वो बंदा यदि केवल नोट्स पढ़ के पास हो जाए। इन वाला उदाहरण मैं हर क्लास में वहाँ पर मेरे देता रहता हूँ, क्योंकि जब भी नए नए एडमिशन होते हैं तो बच्चों के स्वाभाविक सवाल होते हैं कि केवल नोट्स पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो आप भी इस बात को गांठ बांधिए कि नोट्स वाकई केवल नोट्स नहीं होते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके लो के जितने नोट्स हैं, आप में से एक सिंगल बच्चा पूरे नोट्स कभी याद नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। नोट्स कैसे याद हो सकते हैं? आपके लो में तो सब्जेक्ट ही को 36 लगते हैं, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हैं, उनका एक एक रजिस्टर कोई भरवाएगा तो 20-30 रजिस्टर हो जाएंगे उनके। 20-30 रजिस्टर किसी एक आदमी को सारे याद कैसे रह सकते हैं? यदि जो नोट्स आपको क्लास में लिखवाए गए, जो सर ने पढ़ाया, उसका 70-80% भी आपको याद हो जाता है, ये मोर देन एनफ है। उतना भी लोगों के याद नहीं होता है।
मैं अक्सर जब वहाँ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तब उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आप हमें बताइए कि कैसे क्या पढ़ा था, ताकि आगे बच्चों को वैसे बता पाएँ हम। उनका सबका ये रहता है कि सर नोट्स पढ़े थे, केवल और केवल नोट्स पढ़े थे, इनको बहुत अच्छे से याद किया था। फिर एक दूसरी चीज़ होती है, नोट्स को बार बार रिवीजन किया जा सकता है, किताबों का कभी भी उतना रिवीजन नहीं होता। किताब भी पढ़ी जाए, किताबें कतई बुरी नहीं होती, किताबें भी पढ़ी जानी चाहिए, किताबें आपके दिमाग के तंतु खोलती है पूरी तरीके से। पर फिर आप किसी एक बुक को बेस बुक बनाइए और उस बुक को बनाइए, ये किताब है, ये मेरे को बहुत अच्छी पढ़नी है। ये नहीं कि आप मार्केट गए, एक किताब का कवर बहुत अच्छा लगा, आपको लगा ये चिलकना ठीक लगता है थोड़ा, और मैं घर पे जाके ये एक और पढ़ लूँगा, ठीक रहेगा। नहीं तो पढ़ी जाती है। हाँ, कोई दूसरा आए तो उसको यूँ इम्प्रेशन ज़रूर झाड़ सकते हो, उसको देख के लगता है कि अरे यार इतनी सारी किताबें पढ़ी, डरा सकते हो आप लोगों को। पर डराया भी कब तक जा सकता है, जब रिजल्ट आएगा तो पोत चोड़े आना होता है, वो आ ही जाता है उसके बाद में तो, कि भाई ये किताबें ले जाके रखता है, उन किताबों को पढ़ता तो है नहीं। तो अब वो भी थोड़ा सा एक रखें थोड़ा सा। एक कई बार ये रहता है हमारे में कि मैं कई स्टूडेंट को देखता हूँ कि 4-5 दिन जम के पढ़ाई की, भयंकर वाली पढ़ाई की, कि रात को 3 घंटे सोता हूँ, रात को 4 घंटे सोता हूँ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रखे हैं भयंकर वाले से, और फिर 4-5 दिन के अंदर बीमार पड़ता है, फिर 5-7 दिन का रेस्ट लेता है, फिर 3-4 दिन और पढ़ाई करता है। अब यूँ बांधिए इस बात को भी कि 7 घंटे डेली नींद लेनी ज़रूरी है। आप बायोलॉजिकल क्लॉक को कभी भी उल्टी दिशा के अंदर नहीं चला सकते। जो आपका वो साइकिल है, वो साइकिल तो उसी प्रकार से रहेगा। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। ये स्टूडेंट पता नहीं कैसे सीख लेते हैं, उसमें बेसिकली लड़कियां जो आप हो, लड़कियों को पता नहीं शुरू में कौन सा सांप खाता है, तो शुरू में उनको लगता है 3 घंटे ही सोती हूँ, मैं तो 2 घंटे ही सोती हूँ, पूरा दिन ही पढ़ते रहती हूँ। कहाँ याद रहता है, दिमाग के अंदर चीज़ें जानी बंद हो जाती है। जितना पढ़ा जाए वो इतना अच्छा हो कि आज जो पढ़ा वो कम से कम आज स्थायी हो जाए चीज़ें दिमाग में। एक और अच्छी सी बात कहूँ, मैंने जब कभी मेरे से अब भी सर फरमा रहे थे, सर कह रहे थे कि यार मैंने तुम्हारे वीडियो देखे और तुम इतनी सारी डेट और एक साथ सब याद कर रखी है। और वाकई मुझे याद है भी कि खूब सारी चीज़ें एक साथ ही याद हो गई। तो जिन दिनों में खुद पढ़े थे, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, सीधा हिस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं रहा था। मैं वहाँ गया कोचिंग के अंदर, कोचिंग पढ़ने के लिए, सर ने लिखाया बड़े अजीब से, मुझे अब भी याद है, मैं पहले दिन गया था और पहले दिन ही बड़ी अजीब सी किताबें लिखा दी गई। लिखा गया अबू बकर इसामी और फतूह सलातीन। तो उसमें ये नहीं समझ में आया कि फतूह सलातीन आदमी है, अबू बकर आदमी है, इन दोनों में से कौन सा कैसे याद करना है, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। सर से जाके पूछा क्या करना है, सर ने कहा इनको याद करना है, डेली रिवीजन करना है। मैं और एक मेरे कज़न ही थे, हम दोनों साथ में गए थे, तो हमने घर पे जाके उसी दिन वो चीज़ें याद की, एक दूसरे को सुनाई। सर ने कहा था कि रात को डेली सोते टाइम इनको रिवीजन करना, किताबें बंद करने के बाद रिवीजन करना। उनका आंखें बंद करके रिवीजन किया, जितनी याद आई उतनी ठीक। सुबह उठे, अगले दिन सुबह उठते वापस उनको रिवीजन किया, अगले दिन की क्लास के अंदर पढ़ गए। वापस जब शाम को घर पे आए तो पहले दिन वाला रिवीजन किया, फिर उस दिन वाला रिवीजन किया, सुबह उठ के वापस उनको रिवीजन किया। आपको पिछले 5 दिन का एक साथ याद रहना चाहिए। जिन बच्चों के पिछले 3-4 दिन की नोट्स की बातें एक साथ याद रहती है, वो चीज़ों को कभी नहीं भूलते। वरना एक भयंकर समस्या आपके साथ में आती है, जब आपका सर आगे तो याद होता है, पीछे भूल जाते हैं। तो दिमाग कंप्यूटर है, दिमाग भूलेगा कैसे नहीं भूलेगा, मैं तो कंप्यूटर ही भूल जाता है। उसको थोड़े दिन नहीं संभालो तो वो कमांड लेना बंद कर देता है, वो पूछता है कि कौन सी दी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरे वाली जो कमांड अब आई है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कि कि भाई डेली अपने को रिवीजन करना है। एक थोड़ा सा और कीजिए। अक्सर लोग आपके लो में तो करंट थोड़ी आता है, नहीं आता, पर चूंकि इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पूछते ही होंगे, वो इंटरव्यू में करंट के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और मुझे वैसे भी लगता है कि किसी भी व्यक्ति को करंट जो होता है ना, वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि एग्जाम के अंदर आता है। करंट इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है। आप आरजेएस का इंटरव्यू देने जाते हैं, यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि भारत के 5 मंत्री बता रहे हो, सर अब मैं करंट कहाँ पढ़ता हूँ, तो मंत्रियों से मेरा क्या लेना देना है। तो ये बहुत अजीब सी स्थिति रहती है। यदि आप नहीं जानते कि रूस यूक्रेन के बीच में कौन से 2 टापुओं को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसका मतलब आप इस दुनिया के अंदर नहीं जी रहे, आप मंगल से आए हुए प्राणी हैं जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। या आपने मोक्ष प्राप्त कर लिए कि आप ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से। आपको पता रहना ही चाहिए ये सब चीज़ें आसपास की, इसलिए करंट पढ़ना ही चाहिए। तो कई बार जैसे हमारे वहाँ करंट का खूब रोल रहता है, तो बच्चे पूछते हैं भाई करंट कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार अखबार पढ़ लिया करो। बच्चे सर फिर वो मैगजीन नहीं पढ़नी। वो मैगजीन मार्केट में इसीलिए आई थी क्योंकि मार्केट को ये पता है कि बच्चे निकम्मे, आक्रमणीय, आलसी हैं, ये अखबार नहीं पढ़ते। इसलिए मैगजीन वालों ने 30 दिन के अखबार इकट्ठे करके उनकी न्यूज़ छांट के मैगजीन निकाल दी 10 रुपये में, ताकि आप खरीद लो और पढ़ लो।
मार्केट को आपकी कमजोरियों का पता है, वरना यदि कोई डेली अखबार पढ़ ले इससे अच्छा अपडेशन कोई है ही नहीं। और पता नहीं इन सालों में मेरे वाली जनरेशन मान लो, आप थोड़े से जो मेरे से छोटे भाई बहन हो ये वाला मान लो आप, इन सालों के अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि हम करंट से लगातार हटते जा रहे हैं। अब सब विराजमान है सामने, बता देंगे। मेरा देखा हुआ है, मेरे घर में 8:45 बजे शाम को पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि शाम को बीबीसी वाली खबर आएगी, और पूरे गांव के अंदर बीबीसी वाली खबरें सुना करते थे। 15 मिनट की खबरें आती 8:45 से 9 बजे तक, और अगले दिन लोग डिस्कस किया करते थे। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री के अंदर किसी अंग्रेज का एक बड़ा ताज्जुब वाला बयान है कि उस अंग्रेज को बड़ी हैरत हुई जब वो भारत के किसी दूर दराज के गांव में गया और उसे पता चला कि उस गांव के लोगों को पता था कि 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था, और लोग जापान और रूस की बातचीत कर रहे थे कि गांव का अनपढ़ आदमी भी करंट से अपडेट रहता है। हम लोग इस मोबाइल के चक्कर में भगवान जाने किन किन चीज़ों से दूर रहते हैं। 30 सेकंड के रील्स जिंदगी नहीं है ना। ये वाला जो भ्रष्टाचार आया है ना अपने जीवन के अंदर, इसलिए इस उपकरण से तो जितना दूर रहा जाए उतना ठीक है। मैं कतई नहीं कहता कि आप मोबाइल को पूरी तरीके से बंद कीजिए, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, उसका भी इस्तेमाल ज़रूरी है, पर आप देखिए कि कितने घंटे चलाना है इसको। और आजकल तो ये बताता हो रहा है कि भाई साहब कल तू 7 घंटे 34 सेकंड तक मुझे ही देख रहा था और कुछ कर ही नहीं रहा था, ये बता और देता आपको। कोशिश की जाए एक तो अखबार का भी कि डेली शाम को पढ़ा जाए, सुबह सुबह ना पढ़ा जाए। मैं खूब सारे बच्चों को देखता हूँ कि सुबह उठते ही अखबार उठाते हैं। अपने घर में अब थोड़ा कहना बंद कर दिया, बाकी पापा की उम्र वाले लोग जब सुबह सुबह अखबार उठा लिया करते तो लोग घर पे कहा करते, तू कलेक्टर है क्या, सुबह सुबह अखबार पढ़ता है और कोई काम नहीं है क्या? वाकई कलेक्टर साहब को सुबह सुबह अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको और कोई काम नहीं है, उनको ऑफिस ही जाना है बाद में। आपको जब पढ़ाई करनी है तो नहीं होना चाहिए। कोशिश ये की जाए कि सुबह आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, कोई पाबंदी नहीं, जब आप जब उठना चाहें उस समय उठिए। जो आपका साइकिल क्लॉक है उसके अनुसार उठिए। शुरुआत का 1 घंटा की, मान लो आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7 बजे तक वो जो 1 घंटा है बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से बोले, जो आपने रात पढ़ा था उसका वापस रिवीजन कर लीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिन के अंदर वो चीज़ें इतनी फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, आप इतना याद करना सीख जाएंगे, वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आपकी चेंज हो जाएगी। होता क्या, हम सुबह सुबह 7 बजे उठते अखबार उठाते हैं, अखबार के अंदर उसके अंदर लिखा आता है मोरवी के अंदर झूलता हुआ ब्रिज टूटा, इतने लोग घायल, इतने लोग मरे, इतने लोग लापता। अपने कहते हैं भगवान राम 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 राम, ऐसे काम और कहीं ना करवाएं। आप यकीन नहीं करेंगे पूरे दिन तक आपके दिमाग के अंदर मोरवी वाला पुल घूमेगा। अब यदि दिन के अंदर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जा सकती, दिमाग का खाली रहना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अखबार शाम को पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, तन्मयता से पढ़ा जाए। अखबार आपके लिए अपने आप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि घंटे भर तक रीड करें, उसको अच्छे से करें, ताकि देश दुनिया की बात पता हो। मुझे लगता है कोई कंपटीशन की तैयारी करे, वो भी आरजेएस जैसे एक टॉप ऑर्डर के कंपटीशन की तैयारी करे, और उस बच्चे को यदि आसपास की चीज़ें नहीं पता होती है, इससे बुरा अपने आप में और कुछ ही नहीं होता है। ये पता होना ही चाहिए आसपास की चीज़ें, और ये तभी आ पाएगी जब आप करंट से अपडेट रहेंगे, वरना ये चीज़ें नहीं आ पाएगी। इसलिए तो सुबह वाली वो गांठ बांधी कि सुबह सुबह उठते ही अखबार नहीं पढ़ना, सुबह सुबह उठते ही किसी से बातचीत नहीं करनी, सुबह सुबह उठते ही कम से कम मोबाइल नहीं देखना, सुबह सुबह उठते ही रात को जो पढ़ा था आप तय करके हो सकता है पूरे दिन में आप खूब सारी चीज़ें पढ़े हो, लेकिन रात को जो पढ़ी थी तो सोच लीजिए कि यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कम पढ़ा गया था, सुबह उठते ही 1 घंटे में रिविजन करना है। अब 4-5 दिन मेरी बात मान के देख लीजिए, 4-5 दिन बाद में आपको खुद को लग जाएगा, आपको मजा आएगा, आप चाहेंगे कि नहीं यार 1 घंटे नहीं, मैं इस अवधि को 2 घंटे तक बढ़ा दूँ। मैंने वहाँ तैयारी के दौरान हमारे साथ वाले जो लोग सेलेक्ट हुए या हमारे से जो सीनियर सेलेक्ट हुए, मैंने उनसे ये भी देखा कि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो मौन व्रत रखा करते। हमारे ओनर सर जो दिलीप सर है, वो अक्सर अपने एक साथी के एग्जाम्पल देते रहते हैं कि वो अक्सर अपने रूम के बाहर लिख दिया करते हैं कि अगले 4 दिन तक मेरा मौन व्रत है, मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगा। अपने दोस्तों को पहले बता दिया करते कि भाई मेरा मौन व्रत है, मैं मौन व्रत में जा रहा हूँ, तो मेरे रूम पे मत आना। पर फिर भी कोई एक आधा कोई मेरे जैसा होता है, उसको लगता है ऐसा भी क्या मौन व्रत है, बात भी नहीं करेगा, बात तो कर ही लेगा, एक आधे दोस्त से तो बात करता है। तो अब वो रूम के बाहर लगा के रखते हैं कि भाई 4 दिन तक मौन व्रत है। कुक जो होता था, कुक को बता के रखते हैं कि ये सब्जियां पड़ी, ये दाल पड़ी, 4 दिन तक आगे चुपचाप बना के चला जाना, मेरे से किसी भी प्रकार की बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लो कोई रूम पे चला भी गया, रूम पे जाके नॉक किया, तो उन्होंने गेट खोला, गेट खोलते उन्होंने कहा कि इधर देख लिखा हुआ मौन व्रत है। अगले ने कहा हाँ यार ठीक है, पर मैं तो आया हूँ 15 मिनट में, क्या लगता है, तो उन्होंने गेट वापस बंद कर दिया, भाग यहाँ से, नहीं चाहिए। उनकी RAS के अंदर 5th रैंक थी, वो IAS के अंदर 34 रैंक थे। भारत के सबसे ईमानदार जिला कलेक्टर में से एक उड़ीसा के बलभद्र सिंह। पर आपके जीवन में ये डिसिप्लिन तभी आ पाता है जब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम योजनाएं खूब सारी बनाते हैं,
छोटे थे तब से टाइम टेबल बनाने लगते हैं, है ना, छोटे थे तब से बनाते थे। 6 से 7 नागरिक शास्त्र, 7 से 8 ज्योग्राफी हुए वो कभी थे नहीं। मैं अक्सर याद करता हूँ कि 2 चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाए। एक तो टाइम टेबल जो बनाया था उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पाए थे। एक होली दिवाली की छुट्टियों में घर पे किताबें लेके गए थे और उनको कभी पढ़ नहीं पाए थे कि छुट्टियां जब होती थी लगता था यार इस बार तो किताबें फाड़ के रख दूंगा। मैं यहाँ 11th-12th में RSU में जब पढ़ता था फिजिक्स थोड़ी कब समझ में आती है, मुझे लगता छुट्टियों में इस बार पूरी फिजिक्स पढ़ दूंगा। वो छुट्टियाँ यूँ निकल गई, न फिजिक्स आई न कभी पढ़ पाए थे उसको। तो वो थोड़ा सा रहे कि भाई निरंतरता रहे, हम जो टाइम टेबल फॉलो किया उस टाइम टेबल को ढंग से हम सीख ले, सुन ले, थोड़ा सा कर लें उसको। एक थोड़ा सा और कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ाई वो नहीं है जो किताबें खोल के की जाती है, पढ़ाई वो है जो किताबें बंद करके की जाती है। यदि किताब बंद करने के बाद में वो टॉपिक आपके दिमाग के अंदर घूमता है, इसका मतलब तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। यदि किताब बंद करने के बाद में वो टॉपिक आपके दिमाग में नहीं घूमता है, इसका मतलब धूल में लठ मारे, इसका मतलब उस पढ़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम हिस्ट्री पढ़ा करते तब हम अक्सर एग्जाम्पल दिया करते थे कि यार होना ये चाहिए कि आप खाना खाने के लिए बैठे, आपका साथी आपके साथ और खाना खा रहा है, अचानक आप खाना खाते खाते हाथ रुक गया, भाई स्टिल हो गया, और आपके साथी ने आपको कहा अचानक अरे गए रोटी तो कहा, और आपने वापस कहा हाँ, और आप वापस आएगा अच्छा नहीं सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया था, हाँ ठीक है मैं आगे खा रहा हूँ। यदि वो दिमाग में आपके आ रहा था, बार बार दिमाग के अंदर घुस रहा था आपके, इसका मतलब तो पढ़ाई की है। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़े, उसके बाद किताबें बंद की, उसके बाद उसका उस पढ़ाई से लेना देना नहीं होता। ये थॉट प्रोसेस है, दिमाग के अंदर जितना घूमेगा उतनी चीज़ें आएगी वरना नहीं आएगी। उठते बैठते सोते पढ़ते खाते पीते यदि दिमाग के अंदर पढ़ाई चलती है तब तो पढ़ाई है। जिन लोगों की ऐसी पढ़ाई नहीं चलती है वो प्लीज़ कोई दूसरा करियर देखें, उनका पढ़ाई से फिर कोई लेना देना नहीं है। वो सोच लें कि अपने को ज़िंदगी के और किस फील्ड के अंदर जाना है। कंपटीशन ही ज़िंदगी नहीं है, खूब सारी दूसरी चीज़ें हैं, आप बिजनेस लाइन के अंदर जाके अच्छा कीजिए। पर मुझे लगता है वहाँ पर भी निरंतरता तो बनानी पड़ेगी, वहाँ भी दिमाग के अंदर बिजनेस घूमना ही चाहिए। गांव का एक किसान होता है, आप कभी उसको नोटिस कीजिए, वो रात को सोते टाइम भी उसके दिमाग में फिक्स रहता है कि कल कितने बीघा में कल्टी निकालनी है, कितने बीघा के अंदर तवे निकालने हैं, कितने बीघा के अंदर अपने को ये करना है, कितने बीघा के अंदर ये करना है। उसकी सुबह 4 बजे यदि दिनचर्या शुरू होती है तो उस दिनचर्या में फिक्स है उसकी कि अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। जब एक बेसिक खेती जैसी चीज़ के लिए भी ये सब करना पड़ता है तो यहाँ पर तो इतना सारा ज्ञान लेना है, क्योंकि खेती परंपरागत है, हमें आ रही है वो अपने आप में। यहाँ तो सारी चीज़ें नई सीखनी होती है, नई चीज़ें सीखने के लिए तो और कितने प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो 3-4 बातें, एक तो वो सुबह वाला जो मैंने बताया, सुबह उठते मोबाइल तो बंद कीजिए। मैं सर को हंस ही रहा था कि ये उपकरण बहुत गलत सा आ गया हमारे हाथों के अंदर। मैं अभी हम बात करें तब मैं बता रहा था कि मोबाइल डाटा भी आपका ऑफ रहना चाहिए। आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे, आप ज़िंदगी में उतना ही कर रहे हैं जितना मार्केट आपसे करवा रहा है। सिंपल से एग्जांपल है, आप तो कभी अपने मोबाइल से मोबाइल डाटा ऑन हो तब किसी से फ़ोन पे बात कीजिए और उससे बातचीत कर लीजिए कि एडिडास के जूते खरीदने, अपने किसी दोस्त से 15 मिनट तक एडिडास पे चर्चा कीजिए। अब यकीन मानिए अगले 3 दिन तक एडिडास वाले आपको ऐड दिखाएंगे। आपके मोबाइल पे यूट्यूब पे एडिडास के ऐड आएंगे आपके पास। हो सकता है आपके मोबाइल पे एडिडास का मैसेज आएगी 40% ऑफ है और तुम खरीद लो, और आपको लगेगा मैंने एडिडास को सर्च ही नहीं किया था, फिर ये आया कैसे मेरे पास में, क्योंकि आपने बातचीत की थी। ये छोड़िए आप, मैं मेरा ज्वलंत उदाहरण नहीं बताता हूँ, जीवंत उदाहरण नहीं बताता हूँ आपको। मैं किसी क्लास के अंदर हिस्ट्री में ये समझा रहा था कि अंग्रेज़ों के टाइम में हमारा धन ब्रिटेन कैसे जाया करता था। तो मैं उनको समझा रहा था कि यार जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पैसे कमाता हूँ, पैसे कमा के मैं क्या करूँगा, तो मैं उनका कुछ ना कुछ खरीदूँगा। तो मैंने उनको एग्जांपल दिया हूँ बच्चों को कि यार मैं मान लो कोचिंग से 50,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ, तो मैं उन 50,000 में से 20,000 रुपये मेरे मकान मालिक को किराया देता हूँ। मेरे जो मकान मालिक है उन 20,000 में से 10,000 रुपये जो अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भरते हैं, वो जो ट्यूशन वाले सर है वो 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये के कपड़े लेके आते हैं। वो जो 7,000 वाले कपड़े वाले भैया वो उनमें से 5,000 का तेल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। वो जो 5,000 पेट्रोल वाले भैया वो उनमें से 3,000 रुपये की सब्जियां लेके आते हैं। वो जो सब्जियों वाले भैया वो 3,000 में से कोई 2,000 रुपये जो है वो इस्त्री करने वाले, प्रेस करने वाले को उसको देते हैं। जिन भैया ने प्रेस की थी वो उन 2,000 में से 1,000 रुपये कुछ और सामान खरीदते हैं। इसका मतलब हमारा पैसा हमारी इकोनॉमी में काम आ रहा है। इसलिए इकोनॉमी का मूलभूत सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए। बचत वाली प्रवृत्ति कभी भी इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देती। आप खर्चा करेंगे उतनी किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये अपने भारत में आदत थी कि अपने डोकरी मिट्टी में खोद के अंदर रुपए गाड़ के जाया करते थे। फिर धरती घूमी तो रुपए पता नहीं इधर के उधर कहाँ चले गए। धरती घूम रही है ना, तो आज यहाँ खड्डा खोदा क्या पता इधर उधर चले जाए। तो इकोनॉमी के अंदर काम नहीं आया। तो मैंने उन बच्चों को एग्जांपल दिया, देखो मेरा पैसा था यहाँ का यहाँ काम आ गया ना कि हाँ। तो फिर मैंने उनको दूसरा एग्जांपल दिया कि मेरे एक अंकल है, वो अंकल रहते हैं ओमान। ओमान एक देश है, ओमान देश का नाम सुनो।
हमारे गांव के साइड के खूब सारे लोग ओमान रहते हैं, मगर मेरे अंकल को ओमान के अंदर भी 50,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन मेरे अंकल का ये रहता है कि ओमान के अंदर वो खर्चा करेंगे 5,000 45,000 रुपये भेजेंगे हमारे गाँव, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो आराम से रह सके, उनकी पढ़ाई लिखाई आराम से उसके उनका खर्चा चल सके। तो वो जो 45,000 रुपये ओमान के हैं वो किसकी इकोनॉमी में काम आए? इंडिया। ओमान की इकोनॉमी में उनका कोई योगदान नहीं था। तो मैंने उनको समझाया कि ये धन का निष्कासन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कैसे हमारा ओमान का धन हमारे देश में आ गया, ओमान के काम में नहीं है। अब सेम एग्जांपल भारत पर फॉलो कीजिए कि एक अंग्रेज अधिकारी भारत के अंदर नौकरी करता था, भारत में रुपए कमाया करता था, फिर खर्चा ले जाके करता इंग्लैंड के अंदर, इसलिए उस पैसे का हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी रोल नहीं था। इसलिए हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि गंगा किनारे से धन गंगा किनारे से धन लिया जाता था और टेम्स के किनारे ले जाके उसको निचोड़ दिया जाता था, उसका हमारी इकोनॉमी में कोई भी योगदान नहीं था। तो मैंने उनको आगे कहा कि बाल गंगाधर तिलक जो भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, उन्होंने कहा था कि यार ये जो हमारा धन यहाँ से बाहर जाता है ये उसी प्रकार है जैसे दूसरे की बीवी के लिए मेकअप का सामान लाना कि लुगाई हमारी और लिपस्टिक, लुगाई पड़ोसियों की लिपस्टिक हम ला के दे रहे हैं उसको, तो वो पैसा तो यार कैसे काम आ सकता है। तो यूँ करते करते ऑनलाइन क्लास थी, 2-4 बच्चों के कमेंट आए कि सर लिपस्टिक क्या बात है, लिपस्टिक की बात कर रहे हो। अपने वापस 2-4 उससे बोले हाँ यार लिपस्टिक नहीं, मैं और किसकी बात करता। वैसे लिपस्टिक अच्छी कौन से कंपनी की आती है? 1-2 बच्चों ने किसी ने और लिखा सर लेक्मे की अच्छी आती है। लेक्मे, अच्छा लेक्मे वाली लिपस्टिक कितने रुपये की आती है? 1-2 बच्चों ने और कमेंट की। उस लिपस्टिक पे 4-5 मिनट का डिस्कशन चल गया। यूँ ऑनलाइन क्लास थी, मजाक मजाक में बात हो गई। अगले 2 दिन तक मेरे मोबाइल पे लिपस्टिक के ऐड आए। मैं वास्तव में लिपस्टिक वालों को फ़ोन करना चाहता था कि मैं इसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त पात्र हूँ, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, न मैं लिपस्टिक लगा सकता हूँ ना दे सकता हूँ किसी को, इसलिए प्लीज़ तुम ये ऐड दिखाना मुझे बंद कीजिए। पर उनके थे ये मार्केट है, मार्केट सुन रहा था आपकी बात को, मार्केट को लगा इसको लिपस्टिक में इंटरेस्ट है इसलिए इसको लिपस्टिक दिखाई जानी चाहिए। इसलिए कई बार आपको लगता है कि आप कोई सामान खरीद के लाए ना, आपको सामान मार्केट ने खरीदवाया है, आपकी इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद आप उसके चक्कर के अंदर पड़े हो। इसलिए जितना इस मोबाइल को बंद रखेंगे, जितना इससे दूर रहेंगे उतना फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो ये बंद रहना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं। वो मैं एक अच्छा एग्जांपल और देता हूँ अक्सर कि कई बार मैं स्टूडेंट को जब कहता हूँ कि मोबाइल बंद कर दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है दिन के अंदर यदि पूरे दिन मोबाइल बंद हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर घर वालों को कोई काम हो गया तो मेरे एक दोस्त, मेरे रूममेट ही है, 2010 में हमने प्री पास कर लिया, नए प्री पास हुए थे। उस समय प्री पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कम लोग ही प्री पास किए जाते थे। उसमें जो भूमिया टाइप के लोग जो 2-2 3-3 बार से दे रहे होते वही प्री पास होते, फ्रेशर पास नहीं हुआ करते थे, हम पास हुए। वो मेरे से थोड़े सीनियर थे, तो उन्होंने अपनी सिम चेंज की और सिम चेंज करके कहा कि यार पुराने वाली सिम पे फ़ोन ज़्यादा आते थे, नई सिम ले लेता हूँ ताकि फ़ोन नहीं आएंगे, लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नई सिम लेके अपने पापा को फ़ोन किया और पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा तो मैंने नई सिम ली है, आपको कोई काम हो तो इस सिम पे मुझे फ़ोन कर देना। पापा फौजी आदमी, पापा ने कहा इस लाइन को रिपीट कर जो लास्ट में बोली तूने कि तेरे कोई काम हो तो मैं फ़ोन करूँ, मेरे इस ज़िंदगी में तेरे से कोई काम नहीं पड़ेगा। और मेरे इतने निबले दिन नहीं आए हैं कि मैंने 50 साल की ज़िंदगी ले ली, काम तेरे से कराऊं। मतलब मैंने मेरी 50 साल की ज़िंदगी में धूड़ खाई है, मेरे इतने लोग जानकार नहीं है कि मैं काम करा सकूं। जरूरत तेरे को पड़ेगी 1 तारीख को रुपए मंगवाने के लिए, किसी फ़ोन से कर देना, मैं भेज दूंगा, पंचायती नहीं है फालतू की। तो उन्होंने वापस फ़ोन काटा, तो मैंने कहा क्या हो, उन्होंने कहा यार डायलॉग सुना दिए फालतू फौजी साहब ने, तो कोई काम नहीं पड़े। आप अंतिम व्यक्ति होगे जिसको घर वाले फ़ोन करेंगे कि देख दुनिया में सारे मर गए, ख़त्म हो गए, एक तू ही बचा है जिससे काम पड़ सकता है, तू काम करवा सकता है। हम काम लायक बने तो सही, काम लायक बनेंगे उस दिन फ़ोन रखने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपको कहीं का कहीं ढूंढ लेंगे, उस दिन आपके नंबर भी ढूंढ लिए जाएंगे, लोग कहाँ से क्या लेके आ जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएगी। पर उस लेवल तक तो पहुँचा जाए, जब तक वो लेवल नहीं है तब तक फ़ोन को बंद भी रखेंगे तो भी किसी की कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसलिए बंद कर दिया जाए, शाम को खोल लिया जाए, शाम को 2-3 घंटे का आपका टाइम हो जिसमें फिक्स हो कि भाई मुझे घर पे बात करनी है, मुझे सोशल मीडिया चलाना, मुझे फेसबुक देखनी है, मुझे यूट्यूब चलाना, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, जो व्हाटएवर जो आपको करना वो सब चीज़ें कर ली जाए। लेकिन तब तक उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जितना कम किया जा सकता है, तब तो पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे, वरना पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। निरंतरता रखें, डेली जो पढ़िए उसको डेली रिविज़न कर लें, 3-4 दिन वाला पीछे वाला दोहरा लें, आप ज़िंदगी में कभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं।
आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लें, जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनको थोड़ा कम टाइम दे लें, जो सब्जेक्ट थोड़े टफ है उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें। और सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता। मुझे तो कभी ये भी नहीं लगा कि यार ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा टफ हो जाता है, ये वाला सरल हो जाता है। ये पूरी तरीके से अपना एक थॉट प्रोसेस है। आप छोटी क्लासों को याद कीजिए, किसी टीचर का चेहरा अच्छा लगता था, वो सब्जेक्ट अच्छा लगता, भले वो टीचर कितना ही बुरा पढ़ाता हो। और कई बार कोई टीचर ही अपने को पसंद नहीं आता, अपने सुबह सुबह सोच के जाते हैं कि ये मर जाए तो सबसे ठीक रहे, है ना। मैथ्स वाले और इंग्लिश वाले सर के प्रति अक्सर यह उदाहरण ही रहा करती थी, ये बीमार हो जाए, इनके बुखार आ जाए 3 दिन तो क्या हो जाए, ये तो बीमार। और मैंने अक्सर देखा कि मैथ्स और इंग्लिश वाले सर कभी बीमार भी नहीं होते, वो रेगुलर आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बीमार भी हो जाते हैं। तो अपने को वो सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उन सर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की। जिन जिन सर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच की हुई वो सब्जेक्ट अपने को बेहतरीन आते हैं। आप कभी कोशिश कीजिए थोड़ा पुराना याद करने की, आपको लगेगा आपको 6ठी क्लास में पढ़ी हुई कोई चीज़ भी अब तक याद है। को इक्का दुक्का सब्जेक्ट की एग्जैक्टली लाइन तक याद है आपको कि 6th क्लास में उस टीचर ने उस क्लास के अंदर ये कहा था, उस स्टूडेंट ने ये रिप्लाई दिया। कैसे याद रह गया आपके? बाकी चीज़ें तो याद नहीं रह पा रही है आपके। 4 दिन पहले क्या खाया था वही याद नहीं रहे अपने को, फिर ये कैसे याद पड़ा? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, उस क्लास में इंटरेस्ट था, उस बात के अंदर इंटरेस्ट था। मैं अक्सर कहता हूँ फिल्मों की कहानियाँ क्यों याद रह जाती है? आप किसी मूवी को देख के आते हो तो मूवी की पूरी पूरी कहानी सुना देते हो। आजकल तो क्या है, मूवी देखना बहुत ईजी हो गया है। किसी टाइम में जब मूवी देखना भी अपने आप के अंदर एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि फिल्में लोग कम देखा करते थे, तब लोग 3 घंटे की पूरी मूवी की कहानी सुनाया करते थे। और बाकायदा उसमें ये तक बताते कि मिथुन इधर मुंह करके खड़ा था, सामने 4 गुंडे आए थे, एक पीछे से आ रहा था, मतलब उसको ये भी आता कि एक पीछे से आ रहा था, और फिर उसने घूम के उसको मारा था। क्योंकि ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी है उसकी, उस मेमोरी के अंदर घुला था वो, क्योंकि उस मेमोरी के अंदर रच बस गया था वो। आप जो पढ़े उसको अपनी मेमोरी में ढंग से बिठाइए। कई बार आपके लॉ में हिंदी इंग्लिश आती है, ज़्यादातर लोगों की हिंदी इंग्लिश कमज़ोर होती है, क्योंकि आप लॉ वाले सब्जेक्ट खूब सारे पढ़ते रहते हैं। फिर उधर क्या माथापची थोड़ी ज़्यादा भी होती है कि कोई हिंदी वाली बुक उठा के देखते हैं तब लगता है कि यार 600 पर्यायवाची दिए हुए हैं कि कौन कौन से याद करेंगे, इसमें जो 300 विलोम शब्द दिए हुए हैं कौन कौन से याद करेंगे। आप रेगुलर कीजिए, आपकी मुझे डेली 10 के विलोम शब्द याद करने, 10 पर्यायवाची याद करने, और कोशिश कीजिए कि पहले पेज पे जितने पर्यायवाची थे या पहले पेज पे जितने विलोम शब्द थे वो डेली की डेली याद किए। होगा क्या कि मान लो पहले पेज पे 30 विलोम शब्द लिखे हुए थे, आपको याद हुए उनमें से 20, 10 आपको नहीं आए। उन 10 को आप एक पेज पे उतारिए, उनको वॉलपेपर बना लीजिए मोबाइल का। फ़ोन आप 30 बार छेड़ते हैं दिन में, आप बार बार उसको देखेंगे वैसे याद हो आ जाएगा। अगले दिन वापस वो 10 देख लीजिए, फिर अगले दिन देख लीजिए, अगले दिन देख लीजिए, महीने भर में तैयार हो जाएगी। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए, हमारे साथ वाले एक 2016 में 56 रैंक आई थी, डिप्टी है आजकल, आबू पोस्टिंग है उनकी। उनके हिंदी ग्रामर के अंदर 50 में से 48 नंबर आए थे। ग्रामर में नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती कि बस इसका मतलब सारी चीज़ें याद हो गई यार उनको ग्रामर की, पर उनके 50 में से 48 नंबर आ गए थे। कारण कि डेली पढ़ पढ़ के घुड़सवार हो। माँ के पेट से कोई कुछ ही नहीं सीख के। इस कंपटीशन वाले फील्ड के अंदर मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को जिनके हाईली वो ज़्यादा नंबर थे, हाईली एजुकेटेड थे, बहुत अच्छे नंबर थे, उनको फेल होते हुए देखा है। मैंने उन बच्चों को इसके अंदर पास होते हुए देखा है जो बामुश्किल 12वीं निकाल पाए थे, बामुश्किल ग्रेजुएशन कर पाए थे। एक पत्रिका में कई साल पहले एक आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था कि 5 साल में की 12वीं और 7 साल में की ग्रेजुएशन अब बना RAS। पत्रिका के एक आर्टिकल खूब फेमस हुआ था उस समय। अब आप सोचिए किसी बंदे की 12वीं 5 साल में भी, ग्रेजुएशन में 7 साल लग गए। आपको लगता है ग्रेजुएशन में तो हम राजा वनवीक श्री से एक रात में पास हो जाते हैं, उसमें भी किसी को 7 साल लग सकते हैं। इसका मतलब बंदा उधर भी रुचि नहीं ले पा रहा था, उसके बावजूद RAS के अंदर सिलेक्शन और प्रॉपर में सिलेक्शन हुआ, टॉप 50 के अंदर रैंक आई। किया तो कुछ भी जा सकता है, उसके लिए तो किसी दूसरी चीज़ों की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इतना कर लें तो खूब है। बाकी मुझे लगता है कि लो वाली बातें सर ज़्यादा बता पाएंगे। आपने माला इतनी ज़्यादा पहना दी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि थोड़ी देर तो आपको मैं बोर करूं, तो मैंने खूब सारा बोर किया आपको। तो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए।